हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, दैट इज फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड, दैट इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। जिस तरह से हमको पानी या हवा की जरूरत होती है, उसी तरह से हर एक लिविंग बीइंग को, इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, दे रिक्वायर फूड टू रिमेन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड और ऑन दिस अर्थ। फूड सिक्योरिटी यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि फूड जो है वो हमको हर समय अवेलेबल होता है। दैट मीन्स फूड इज सिक्योर टू ऑल ऑफ अस। अगर हम इसको डिफाइन करते हैं व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी दिस मीन्स अवेलेबिलिटी, यानी कि फूड इज अवेलेबल टू ऑल। सेकेंडली एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबल टू ऑल, एंड अफोर्डेबिलिटी, इट इज अफोर्डेबल टू ऑल। तो यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है, दैट इज अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। किस चीज का? फूड का। किसको? टू ऑल पर्संस एंड एट ऑल टाइम्स। सो फूड सिक्योरिटी दिस मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all persons at all times. Now, food security, this depends on two important factors. One, that is the public distribution system, short में जिसको हम क्या कहते हैं, PDS system. And the other is government's vigilance and action at times when it is threatened. यानी कि कभी कभी जब हमारा फूड सिक्योरिटी थ्रेटेंड होती है, इसको किसी भी तरह का कोई खतरा होता है, तो एट दैट टाइम हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स और व्हाट एक्शंस द गवर्नमेंट टेक्स। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारे जो प्राइसेस हैं फूड ग्रेन्स के, वो हमारे इंक्रीज होने लगते हैं। एट टाइम्स जब प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, यू मस्ट हैव सीन क्लियरली कि गवर्नमेंट इमीडिएटली टेक एक्शन एंड थ्रू इट्स एक्शंस इट ट्राइज टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स सो दैट द पीपल कुड बी एबल टू परचेज देम। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो तुरंत हरकत में आती है और वो ये कोशिश करती है कि प्राइस जो है वो एक लिमिट में रहें, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस एक पर्टिकुलर लिमिट में रहें, जिससे कि सभी लोग फूड अफोर्ड कर पाए, राइट। सो एंड एट द सेम टाइम गवर्नमेंट कीप ऑन वॉचिंग, गवर्नमेंट एक विजिलेंट रहती है, गवर्नमेंट विजिलेंट रहती है कि भाई फूड का अवेलेबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी और उसकी अफोर्डेबिलिटी मेंटेन रहे। इट मे बी दैट समटाइम्स देयर कुड बी द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होता है, यानी कि एक्सेसिबिलिटी इज गेटिंग थ्रेटेंड, अवेलेबिलिटी इज गेटिंग थ्रेटेंड। और जब हमारा शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होगा तो ऑब्वियसली हमारा प्राइसेस इंक्रीज होगा और वहां पर हमारा अफोर्डेबिलिटी भी अफेक्ट होती है। तो एट दैट टाइम द गवर्नमेंट वंस अगेन कम्स इनटू एक्शन। गवर्नमेंट जो है वो दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करती है, फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करती है फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड इफ द शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स is just because of hoarding of food grains by big traders in order to make profits. कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैक मार्केटिंग, यानी कि जो हमारे फूड ग्रेन्स के जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड ग्रेन्स के स्टॉक को होल्ड करके रखते हैं और एट टाइम
जब वो होल्ड करते हैं तो देयर वुड बी एन आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स विद इन द कंट्री। तो उस समय जब आर्टिफिशियल शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होता है तो उस समय गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इमीडिएटली टेक्स एक्शन और ऐसे जो भी ट्रेडर्स होते हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन लेती है। समटाइम्स जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज हमारा कुछ फूड आइटम्स का क्या हो जाता है, शॉर्टेज हो जाता है। द गवर्नमेंट टेक्स एक्शन, वहां पर भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है। गवर्नमेंट इंक्रीजेस द एक्सपोर्ट ड्यूटी, गवर्नमेंट वहां पर क्या करती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर देती है। और एक्सपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करने से क्या होता है, एक्सपोर्ट रिड्यूस होता है और जो भी हमारे एक्सपोर्टर्स होते हैं वो अपना जो भी उनका फूड ग्रेन्स होता है उसको वो ओपन मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में वो सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। सप्लाई विल बी गेटिंग इंक्रीज, आपका अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और प्राइस रिड्यूस हो जाते हैं तो अफोर्डेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, दो हमारे इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमारी फूड सिक्योरिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम and the second is government vigilance and action at times when it is threatened. That means the food security is threatened. Food security has three dimensions. इसके तीन मेन डायमेंशंस होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। इफ यू सी फ्रॉम द डेफिनेशन एज वेल, अवेलेबिलिटी, तो पहला डायमेंशन क्या है हमारा, अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, इसमें हमारी तीन चीजें शामिल होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल the production, the total production of food grains within the country during a particular year. That means current year में हमारा total production of food grains क्या है। First of all, this is the part of availability. Secondly, import of food grains. Sometimes it happens that the production of food grains within the country is less than the required. जैसे इफ यू गो बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड, अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन पीरियड की से पहले की बात करते हैं तो व्हाट डू वी फाइंड दैट जो हमारा टोटल फूड ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था इंडिया में, इट वाज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं था। अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट हैड इंपोर्टेड द फूड ग्रेन्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो दैट इज व्हाट total import of food grains from other countries. So first of all, the production of food grains within the country, then import of food grains from other countries, and thirdly, whatever the stock of food grains is there in government granaries, government की जो granaries होती है, government के जो गोडाउन्स होते हैं, उसके अंदर फूड ग्रेन्स का क्या स्टॉक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, दिस includes three important sources. First of all, production of food grains within the country. Secondly, import of food grains from other countries. Then stock of food grains in government granaries. Another dimension, that is accessibility. That means food is within the reach of all people. यानी कि फूड जो है वो लोगों के रीच में होना चाहिए। Thirdly, affordability. Affordability, that means the prices of food grains must be within a particular limit. जो प्राइसेस हैं फूड ग्रेन्स के वो एक पर्टिकुलर लिमिट में होना चाहिए। प्राइसेस इतने ज्यादा ना हो कि लोग जो हैं वो फूड सफिशिएंट क्वांटिटी में, ठीक है, उसको वो खरीद ना पाए। तो अफोर्डेबिलिटी, दिस इंक्लूड्स दैट पीपल हैव सफिशिएंट इनकम, लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो सेफ, सफिशिएंट यानी कि अपनी जरूरत के हिसाब से एंड न्यूट्रिशियस फूड वो खरीद पाए। तो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी of food, secondly accessibility of food, and thirdly the affordability of food. These are the three important dimensions of food security. Now, what is the threat to food security, or
when does the food security gets threatened? किस समय हमारी फूड सिक्योरिटी जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड होती है? तो टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट हैव टू डिवाइड द पीपल इनटू टू कैटेगरीज. वन, द पुअर पीपल, एंड सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ रिच पीपल और द पीपल विद सफिशिएंट इनकम्स. अगर हम पुअर पीपल की बात करें तो पुअर पीपल दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम food insecure. They do not have the security of food. What is the main reason behind this? They do not have the sufficient income. उनके पास sufficient incomes नहीं होती हैं, and this is the reason वो 2 square meals of day sufficient quantity safe और nutritious food वो अपने लिए afford नहीं कर सकते और ना ही अपनी फैमिली के लिए afford कर सकते. So in case of poor people, the poor people, their food security is always under threat. और उनकी फूड सिक्योरिटी अंडर थ्रेट क्यों होती है? क्योंकि उनके पास सफिशिएंट इनकम्स नहीं होती हैं जिससे कि वो सफिशिएंट क्वांटिटी में सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए अफोर्ड कर पाए. सेकेंड कैटेगरी दैट इज ऑफ रिच पीपल. अब रिच पीपल या पीपल विद सफिशिएंट इनकम, इनके बारे में तो हमारे पास बेसिकली यही परसेप्शन होता है कि ये तो फूड इनसिक्योर हो ही नहीं सकते. बट दैट इज नॉट ट्रू. द रिच एज वेल एज द पीपल विद सफिशिएंट इनकम्स, दे कुड ऑल्सो बी थ्रेटेंड टू फूड सिक्योरिटी, यानी कि उनकी फूड सिक्योरिटी भी क्या हो सकती है? थ्रेटन हो सकती है. Under what conditions? Under natural calamities or natural disasters. Natural calamities या natural disasters जैसे आपका earthquakes, natural calamities, natural calamities or natural disaster. Natural calamities या natural disasters जिसमें आपका you can say what are these, like that of earthquake, flood, drought, tsunami. These are some of the examples of natural disasters. ये सब हमारे क्या हैं? कुछ natural disasters हैं. Now the question arises कि हमारा ये जो natural calamities हैं या natural disasters हैं, इनकी वजह से हमारी food security कैसे affect होती है? So see what happens when there is an earthquake or flood or drought or tsunami. What happens? Natural calamities leads to reduction of food grain production. इससे क्या होता है? हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन रिड्यूस होता है. अब फूड ग्रेन का जब प्रोडक्शन रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली उस केस में क्या होगा? देयर वुड बी अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. अब शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होगा तो व्हाट विल बी द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ दिस? अब शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, दिस वुड बी लीडिंग टू rise in prices of food grains. अब फूड ग्रेन्स का जो प्राइसेस है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, दिस लीड्स टू रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स. भाई फूड ग्रेन्स की आपकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो गई. शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, दिस लीड्स टू decline in accessibility of food grains,
and rise in prices of food grains, this leads to the decline in the affordability of food grains. अब ये जो हमारे प्राइसेस है फूड ग्रेन्स के, ये हमारे उस लेवल तक इंक्रीज हो सकते हैं that even the rich people or the people with sufficient incomes could also not be able to afford the food for themselves. वो भी अपने लिए फूड अवेल नहीं कर पाते हैं. एंड अल्टीमेट रिजल्ट अ वाइड स्प्रेड स्टारवेशन. वहां पर स्टारवेशन शुरू हो जाता है. हंगर, स्टारवेशन, भूख. एंड व्हेन इट इज स्प्रेड टू अ वाइड एरिया, जब ये हंगर एंड स्टारवेशन, हंगर एंड स्टारवेशन spreads to a wide area, spread to a wide area, to a wide area, and for a longer period of time, and for a longer period of time, longer period of time, period of time, it is called फेमिन. इसको हम क्या बोलते हैं? फेमिन. राइट. यानी कि हंगर और स्टारवेशन अभी काफी लंबे समय तक अगर किसी बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड होता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फेमिन्स. अ लार्ज स्केल डेथ्स, स्टारवेशन स्टार्ट्स. सो यू कैन से दैट डेथ्स ड्यू टू starvation and epidemics. Large number of deaths ड्यू टू स्टारवेशन. अब ये स्टारवेशन क्यों हो रहा है? स्टारवेशन हो रहा है किसकी वजह से? शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स की वजह से. एपिडेमिक्स क्यों स्प्रेड होते हैं? डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स ड्यू टू द कंजम्पशन of contaminated water and decaying food. राइट. तो जब ये हमारा वाइड एरिया में जब हमारा डेथ्स होता है किसकी वजह से? स्टारवेशन. यानी कि आपका स्टारवेशन क्यों होगा स्टारवेशन? शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स की वजह से. एपिडेमिक्स क्यों फैलेंगे? क्योंकि वहां पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट अवेलेबल. तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका कंटैमिनेटेड वाटर का यूज होगा. कंटैमिनेटेड वाटर और डिकेड फूड, इसको जब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक आप यूज करेंगे तो व्हाट विल बी हैपनिंग? दिस विल बी गोइंग टू अफेक्ट द होल बॉडी सिस्टम. आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा? एडवर्सली अफेक्ट होगा. योर बॉडी सिस्टम वुड बिकम वीक एंड अल्टीमेटली दिस वुड बी लीडिंग टू अ लार्ज स्केल डेथ्स. तो फेमीन में या अकाल जिसको हम कहते हैं, उस समय क्या होता है? हमारे बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं. शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स की वजह से वाइड स्प्रेड स्टारवेशन होता है. स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स होता है. महामारी फैल जाती है. क्यों फैल जाती है? उसका रीजन क्या होता है? क्योंकि लोग जो हैं वो कंटेमिनेटेड वाटर और डिकेड फूड को कंज्यूम करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. विच weakens the body system. बॉडी सिस्टम क्या हो जाता है? उससे वीक हो जाता है. एंड द पीपल दे डाई इन लार्ज नंबर्स. इंडिया में अगर हम बात करें तो द वर्स्ट फेमिन, जो हमारा एक वर्स्ट फेमिन जिसको हम कहते हैं वर्स्ट फेमिन, दिस वॉज द बंगाल फेमिन
and this was in 1943. 1943 का बंगाल famine था. This was the worst famine in India. In this famine, about 30 lakh people, about 30 lakh people, 30 lakh people died because of starvation and spread of epidemics. Starvation, भूख की वजह से, और एपिडेमिक्स के फैलने की वजह से करीब करीब 30 लाख लोगों की डेथ हो गई इस बंगाल फैमिन में, जो हमारा 1943 में बंगाल में पड़ा. दैट मीन्स बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री. नाउ this is true that nothing like Bengal famine had happened in India after independence. Independence के बाद, आज़ादी के बाद इंडिया में बंगाल famine जैसा फिर कोई ऐसा फूड शॉर्टेज या हम कहें famine इंडिया में नहीं हुआ. लेकिन फिर भी अगर हम न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में या समटाइम्स on television as well, we can find the news of the death of people because of starvation. They are obviously very much disturbing to us. वो जो न्यूज़ होती हैं वो हमको डिस्टर्ब करती हैं. Recently we had also noticed during the time of pandemic, कोविड पेंडेमिक के टाइम पर भी हमने ये चीज को क्लियरली नोटिस किया दैट देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु हैव बिकम इनसिक्योर टू फूड. उनकी फूड सिक्योरिटी जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड हुई पैंडेमिक की वजह से, बिकॉज ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ पेंडेमिक देयर मूवमेंट हैड रिस्ट्रिक्टेड. उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया. अ लार्ज नंबर ऑफ सच पीपल दे लॉस्ट their jobs, their work, their employment, they became unemployed. So ultimately, the food security got adversely affected. Now, who are these food insecure people? Food insecure people कौन है? ये who are the food insecure? फूड इनसिक्योर पीपल कौन है? हु आर द फूड इनसिक्योर? फर्स्ट ऑफ ऑल द रूरल एरियाज. हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रूरल एरियाज में देखते हैं तो फूड सिक्योर एक्चुअली होगा कौन? जो गरीब होंगे, जिनकी इनकम सफिशिएंट नहीं होते, हु आर गेटिंग वेरी लो इनकम. तो अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो व्हाट डू वी फाइंड? The people who are landless. We have the people who are landless, जिनके पास बहुत कम या बिल्कुल भी लैंड नहीं होती. We know that अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो what is the main source of income? That is agriculture. Agriculture, that is the main occupation. Main occupation जो लोगों का होता है that is agriculture. अब ऐसे लोग जिनके पास लैंड नहीं होती या बहुत कम लैंड होती है, तो अल्टीमेटली दे आर ऑब्वियसली वर्किंग ऑन द फील्ड्स ऑफ अदर्स. अब जो एग्रीकल्चर है, दिस इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन. तो एट टाइम व्हेन देयर इज नो वर्क अवेलेबल ऑन द फार्म्स, दे डू नॉट हैव इनकम्स आल्सो. तो देयर food security will be getting affected adversely at that time. Secondly, the traditional artisans, जैसे हमारे weavers हैं, potters हैं, है ना? Then providers of traditional services like that of you can say washermen, they are the traditional service providers. Then petty self-employed, छोटे छोटे जो साइकिल पर या ठेले पर जाकर कुछ चीजें, वेंडर्स आप कह सकते हो, है ना? एंड
डिस्टिट्यूट्स विच इंक्लूड बेकर्स। तो ये सब हमारे रूरल एरियाज में कौन है? फूड इनसिक्योर। दे आर वल्नरेबल, दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल। व्हाई? क्यों होते हैं ये फूड इनसिक्योर? क्योंकि उनके पास इतनी इनकम नहीं होती है, दे डू नॉट हैव द सफिशिएंट इनकम टू बाय सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। सेकेंडली, इफ वी कम टू अर्बन एरियाज, अब अर्बन एरियाज में हमारे जो फूड इनसिक्योर हैं, बेसिकली दीज आर द मेंबर्स फ्रॉम दोज फैमिलीज जहां पर आपको जो फैमिली के जो लोग हैं वो या तो कैजुअल वर्क में एंगेज होते हैं, कैजुअल वर्क यानी कि दे हैव द कैजुअल जॉब्स, डेली वेज वर्कर्स यू कैन सी। एवरी डे उनको क्या कहां जाना है? लेबर मार्केट में जाना है, एंड एवरी डे दे हैव टू फाइंड द वर्क फॉर देमसेल्व्स। जैसे मेसन्स होते हैं, है ना, प्लम्बर्स होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, है ना, दोज एवरी डे स्टैंडिंग एट द लेबर मार्केट। चौराहे पर जाकर वो खड़े होंगे एंड लुकिंग फॉर द पर्सन जो उनको दिन भर के लिए हायर कर ले। ऑब्वियसली द डे जिस दिन उनको काम नहीं मिल रहा है, दे डू नॉट हैव द इनकम, और इनकम नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी फूड सिक्योरिटी क्या होती है? अफेक्टेड होती है, क्योंकि उनको डेली क्या करना है? दे हैव टू अर्न डेली, उनको रोज कमाना है और रोज खाना है। तो एट टाइम जब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, जब उनको जिस दिन काम नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं उस दिन उनको स्टार्व भी करना पड़ सकता है, उनको भूखा भी रहना पड़ सकता है। एंड दोज हु आर वर्किंग इन इल पेड ऑक्यूपेशंस, इल पेड ऑक्यूपेशंस जहां पर उनको बहुत कम पैसा मिलता है, राइट? जैसे हमारे कॉबलर्स हो सकते हैं, है ना, या हमारा सपोज करो वेंडर्स हो सकते हैं कुछ, right? They all belong to the category of food insecure people in urban areas. इसके अलावा if we look at the social compositions में अगर हम देखते हैं तो we have scheduled caste, scheduled tribes, और इसके अलावा कुछ हमारे OBCs में भी कुछ sections होते हैं। Basically among the OBCs also there are certain groups of people which are considered to be of low caste, जिनको low caste का समझा जाता है। अब अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है कि these people for a longer period of time they were denied from equal access to the public facilities, उनको पब्लिक फैसिलिटीज से उनको डिनाई किया गया। they were denied from equal access to education, एजुकेशन से उनको डिनाई किया गया। उनके सोशल कॉन्टैक्ट्स बहुत लिमिटेड थे, है ना। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? दे वर बिकेम पुअर, है ना। और इन लोगों के चांसेस ज्यादा हैं टू बी बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर ग्रुप ऑफ पीपल। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम्स अभी भी क्या है? बहुत कम है, और वो अपने लिए फूड सफिशिएंट क्वांटिटी में सेफ और न्यूट्रिशियस फूड वो अफोर्ड नहीं कर सकते अभी भी। देन वी हैव द पीपल हु गेट अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स। अब नेचुरल डिजास्टर मान लीजिए किसी रीजन में हमारा बाढ़ आ गया, या कहीं पर हमारा ड्रॉट सूखा पड़ गया, या कहीं सुनामी आ गई, या कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो इसकी वजह से क्या होता है? माइग्रेशन हो सकता है, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज टू सम अदर एरियाज। अब जब ये दूसरे एरिया में जाकर रहेंगे, दूसरे एरियाज में जाकर जब ये जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो ऑब्वियसली दे हैव टू लुक फॉर सम वर्क, उनको कुछ जॉब, कुछ काम की जरूरत होती है, और ऑब्वियसली जब तक उनको काम नहीं मिलेगा दे वुड बी बिकमिंग फूड इनसिक्योर। फाइनली अगर हम बात करते हैं तो यहां पर विमेन भी इस कैटेगरी में आते हैं। इफ वी गो थ्रू द होलसम डाटा ऑफ अवर कंट्री वी डू फाइंड कि हमारे इंडिया के अंदर देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन हु आर माल न्यूट्रिशन,
those who are not able to have the nutritious food for themselves, अपने बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली उनको न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल नहीं होता. तो स्टिल वी डू फाइंड, और in case if the women they were not getting the sufficient and nutritious food, ठीक है, तो सपोज करो if they were pregnant, तो the unborn child nutrition would also be getting affected. तो यहां पर एक कैटेगरी हमारी इन विमेन की भी होती है. व्हाट डू वी फाइंड? अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग विमेन और मदर्स, ठीक है. और इसके अलावा द चिल्ड्रन हु आर under the age of 5 years, we do find that they are also belong to the category of food insecure. तो फूड इनसिक्योर की कैटेगरी में हमारे रूरल एरियाज में लैंडलेस पीपल, जिनका आपका लिटिल या नो लैंड टू डिपेंड अपॉन, राइट. देन हमारे ट्रेडिशनल आर्टिशंस, देन हमारा प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, प्रैक्टिस सेल्फ एम्प्लॉयड और डेस्टिट्यूट्स, जिसमें आपके बैगर्स इंक्लूड हैं. अर्बन एरियाज में फैमिलीज जिनके मेंबर्स जो हैं वो किसी कैजुअल वर्क में या इल पेड ऑक्यूपेशंस में एंगेज होते हैं. एससीज, एसटीज एंड आपका ओबीसी ग्रुप्स, ओबीसीज में भी हमारी सर्टेन कास्ट जिनका पुअर लैंड बेस था, एंड ऑल्सो दे डिड नॉट हैव एन इक्वल एक्सेस टू द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द सोसाइटी. ऑब्वियसली दे रिमेन पुअर and poverty somewhere affect the food security. So they are also belong to the category of food insecure people. Then the people जो हमारे natural disaster से affect होते हैं, सुनामी या earthquake या drought, उसकी वजह से वो दूसरे एरियाज में माइग्रेट कर जाते हैं. They have to look for some work and by the time जब तक उनके पास काम नहीं है, they do not have the income. और काम अगर उनको मिलता भी है तो sometimes they are getting the ill-paid occupations. तो उनकी इनकम ऑलरेडी बहुत कम है, तो they are also belong to this category. And then finally we have the pregnant and nursing mothers together with the children under the age of 5 years. तो ये सारे लोग हमारे किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? Food insecure groups of people within the country. Now, if we talk about the distribution of food insecure people in India, यानी कि फूड इनसिक्योर पीपल इंडिया में किस रीजन में ज्यादा हैं और किस रीजन में कम हैं, तो वी मस्ट रिमेंबर हियर that the such food insecure people they are unevenly distributed. That means there are some regions जहां पर आपका food insecure people ज्यादा हैं और दूसरे जो रीजन है जहां पर आपका फूड इनसिक्योर पीपल थोड़े कम है. नाउ विच आर दीज एरियाज? ऑब्वियसली यू कैन आइडेंटिफाई कि ये जो हमारे फूड इनसिक्योर पीपल जो हैं ज्यादातर ये हमारे उन स्टेट्स में मिलेंगे जो हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है. जैसे आप कह सकते हो ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जैसे हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कुछ पार्ट्स मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के. ये वो रीजन है जहां पर यू फाइंड दैट दे आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और नॉट ओनली द इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यहां पर क्या है? हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, या वो रीजन जो आपका नेचुरल डिजास्टर्स जहां पर बहुत ज्यादा इनकर होते हैं या बहुत ज्यादा हिट करते हैं, विच आर मोर प्रोन टू द नेचुरल डिजास्टर. तो इन रीजन्स में हमारे कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली द ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, parts of Madhya Pradesh and Maharashtra, and together with Jharkhand, right? तो इसमें आप you can add here Jharkhand as well. So these are certain areas, certain states जहां पर high incidence of poverty है, या तो या यहां पर tribal areas
ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है, या फिर ये सारे रीजन्स दे आर मोर प्रोन टू द नेचुरल डिजास्टर्स। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारा फूड इनसिक्योरिटी की तरफ ले जाता है, यानी कि फूड सिक्योरिटी का एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन, फूड सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करने का एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है, दैट इज हंगर। अब हंगर, दिस इज नॉट ओनली an expression of food insecurity, right? But also it brings poverty. How? किस तरह से? If the people they are poor, right? They would be insecure to food. यानी कि वो food insecure है. Obviously, how does it bring poverty? अब भूखे पेट आदमी काम कर नहीं सकता, उसकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। ओवरऑल जब उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगा, उसका बॉडी सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट विल बी हैपनिंग, एब्सेंटिज्म विल इंक्रीज, ही वुड बी मोर प्रोन टू सफर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसीजेस, एंड अल्टीमेटली उसकी इनकम कम ही रहेगी एंड ही वुड बी बिकमिंग पुअर। तो हंगर, दिस इज नॉट ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ फूड इनसिक्योरिटी बट ऑल्सो इट ब्रिंग्स पॉवर्टी। अब हंगर हम दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो क्रोनिक हंगर। क्रोनिक हंगर, दिस इज बेसिकली प्रिवेलेंट अमंग द पुअर पीपल। क्रोनिक हंगर जो है वो बेसिकली पुअर, जो लोग पॉवर्टी से सफर करते हैं उनके बीच में हमको क्रोनिक हंगर देखने को मिलता है। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ क्रोनिक हंगर, वी नो दैट द पुअर पीपल दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड फॉर देमसेल्व्स और फॉर देयर फैमिली मेंबर्स द न्यूट्रिशियस एंड क्वालिटी फूड इन सफिशिएंट क्वांटिटीज। वो अपनी फैमिलीज के लिए या अपने लिए क्वालिटी फूड सफिशिएंट क्वांटिटीज में अफोर्ड नहीं कर पाते। व्हाई? बिकॉज दे हैव वेरी लो इनकम्स, क्योंकि उनकी इनकम्स कम होती हैं। और जब उनकी इनकम कम होती है तो दिस इज बट ऑब्वियस कि वो अपने लिए या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट मीन्स दे वुड बी सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक हंगर फॉर a long period of time, persistently, लगातार। Another dimension or another category of hunger, that is seasonal hunger. अब seasonal hunger, as the name suggests, it is basically because of the seasonal nature of work or occupation. There are certain works, अगर हम रूरल एरियाज में जाते हैं तो बेसिकली एग्रीकल्चर दैट इज अ सीजनल एक्टिविटी। आप देखते हो कि हमारा जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं वो सीजन के हिसाब से डिपेंड करती हैं, सीजन पर डिपेंड करती हैं। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड्स ऑफ बिग लैंड ओनर्स, बिग फार्मर्स, दे डिपेंड अपॉन देम। एट टाइम व्हेन द वर्क इज अवेलेबल ऑन द फार्म्स, they are working and earning income for themselves, और उससे वो क्या करते हैं, फूड अफोर्ड करते हैं। बट जस्ट थिंक अबाउट अ टाइम जब हमारा खेतों में काम अवेलेबल नहीं है, व्हेन देयर इज नो वर्क अवेलेबल इन द फील्ड। अब जब फील्ड्स में काम अवेलेबल नहीं है तो व्हाट विल बी हैपनिंग, दे कुड नॉट हैव इनकम्स। जब उनके पास इनकम नहीं है, हाउ कुड दे अफोर्ड द फूड। वो अपने या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में न्यूट्रिशियस फूड कैसे अफोर्ड करेंगे। सिमिलरली हियर वी टॉक अबाउट द कैजुअल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन रूरल एरियाज। अब रूरल एरियाज में भी अगर कैजुअल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को आप देखो, जिनको डेली हायर किया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वी डू नोटिस कि हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। वेरी फ्यू पीपल दे आर गोइंग टू हैव द कंस्ट्रक्शन वर्क्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन।
तो जब रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं होगा, तो हाउ कुड दीज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हु वर टू बी हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर डेली, तो वंस दे वर नॉट फाइंडिंग एनी वर्क, अगर उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, हाउ कुड दे हैव be able how could they be able to have the sufficient and nutritious food avail for themselves or for their families, है ना? वो न्यूट्रिशियस फूड अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए सफिशिएंट क्वांटिटी में कैसे अफोर्ड कर सकते हैं जब उनके पास कोई भी इनकम नहीं है? इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास काम नहीं है, काम नहीं है, इनकम नहीं, और इनकम नहीं तो सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड वो अपने लिए या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए अवेल नहीं कर सकते. सो दे आर बेसिकली सफरिंग बिकॉज ऑफ seasonal nature of their work, and that's why they are suffering from seasonal hunger. Now, in recent years, the percentage of people who are suffering from chronic as well as the seasonal hunger, it has gone down. यानी कि जो परसेंटेज है लोगों का जो क्रोनिक या सीजनल हंगर से सफर कर रहे हैं, उनका परसेंटेज इंडिया में रिड्यूस हुआ है. आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि सिंस इंडिपेंडेंस पीरियड से अगर हम देखते हैं तो इंडिया एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स. एट टाइम अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम पर देखते हैं 1947, about 72% of the people in India, they were engaged in farming. करीब करीब 72% लोग जो हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज में या हम कहें एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे. बट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वॉज वेरी लो. टोटल प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का बहुत कम था. व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? वो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग का यूज कर रहे थे. केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का वो यूज नहीं करते थे. पर हेक्टेयर जो टोटल प्रोडक्टिविटी थी दैट वाज वेरी लो. द फार्मर्स दे वर मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन रेन फॉर इरिगेशन. और दिस वाज द मेन रीजन दैट दो 72% of the people in India they were engaged in farming, but वो इंडिया की 32 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, करीब करीब उस समय जो हमारी पॉपुलेशन थी 32-33 करोड़ के आसपास, उस पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए भी वो सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे. एंड दिस वाज द रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम. काफी लंबे समय तक इंडिया को क्या करना पड़ा? फूड ग्रेन्स import करना पड़ा from other countries. That means India was dependent on other countries. Now, during the first 5-year plan, the government had given its priority for the development of the agriculture sector. लेकिन it was during the 1970s, अगर हम बात करें तो 1960s और 70s के समय, especially during the time of Prime Minister Indira Gandhi, a new strategy was adopted by the Indian government. और ये नई स्ट्रेटेजी किसके लिए था? टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शन बेसिकली यहां पर हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और उसमें भी आपका बेसिकली व्हीट एंड राइस. तो ये जो स्ट्रेटेजी थी ये हमारा बेसिकली एम कर रही थी किस पर? कि हमको व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. एंड दिस अल्टीमेटली लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. ग्रीन रेवोल्यूशन, as already we had discussed, the achievements of the green revolution in the very first chapter, the story of village पालमपुर, जहां पर हमने क्लियरली डिस्कस किया है कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारा फूड प्रोडक्शन, स्पेशली जो हमारा व्हीट और राइस का प्रोडक्शन था, इट हैड इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड, है ना. और ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिकली, ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हुआ क्या था, है ना? तो इसमें न्यू मीन्स
ऑफ इरिगेशन, यानी कि परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन दे वर डेवलप, है ना। फार्मर्स को एनकरेज किया गया कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स उनका यूज करें इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मैन्योर, द काउ डंग मैन्योर, और साथ ही साथ फार्म मशीनरी को यूज करने के लिए भी उनको एनकरेज किया गया। अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? पर हेक्टेयर फूड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ। जब प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इंक्रीज हुआ तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वो भी इंक्रीज हुआ। तो कहीं ना कहीं द एम वॉज टू अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, और ऑब्वियसली वी हैड अचीव्ड द गोल of self-sufficiency after the green revolution was succeeded। हमको दुनिया के किसी भी देश से फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी। ऑन द अदर हैंड इंडिया हैड इमर्ज्ड अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स टू अदर कंट्रीज। तो इसी सक्सेस को एडमायर करने के लिए इन 1968 जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया? शी हैड इश्यूड अ स्पेशल स्टैम्प, एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प जो है वो उन्होंने इश्यू किया ऑन व्हीट रेवोल्यूशन। व्हीट रेवोल्यूशन की यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस को एडमायर करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प भी इश्यू किया इन 1968। एंड लेटर ऑन जो हमारा व्हीट रेवोल्यूशन था, इसके आइडियाज को, इसी स्ट्रेटेजी को रेप्लिकेट किया गया, कॉपी किया गया इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ राइस एज वेल विद इन द कंट्री। हायर ग्रोथ रेट ये अचीव हुआ हमारा यूपी एंड एमपी में, क्योंकि अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन के सक्सेस की बात करें तो इट वाज कंप्लीटली डिसप्रोपोर्शनेट। ये हमारा सभी रीजन्स में इक्वली इसका सक्सेस रेट नहीं था। देयर वर सर्टेन रीजंस जहां के फार्मर्स ने इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने न्यू स्ट्रेटेजी को एडॉप्ट भी किया, लैंड वाज फर्टाइल, क्लाइमेटिक कंडीशंस सुटेबल थी, तो ऑब्वियसली इट वाज प्रूव टू बी अ ग्रेट सक्सेस। और यूपी और एमपी का अगर हम डाटा देखें तो व्हाट डू वी फाइंड कि हमारा यूपी और एमपी के अंदर 44.01 एंड 30.21 मिलियन टन व्हीट का प्रोडक्शन हुआ 2015-16 में। So this was what total production कितना था? 44.01 and 30.21 million tons in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh during the year 2015 and 16. Total जो food grain production था that was 252.22 million tons का 2015-16 में, and ये हमारा इंक्रीज हुआ 275.68 मिलियन टन्स इन 2016-17। व्हीट प्रोडक्शन अगर हम बात करते हैं तो यूपी के अंदर 26.87 मिलियन टन, 26.87 मिलियन टन्स, और एमपी के अंदर 17.69 मिलियन टन्स। राइस प्रोडक्शन दिस हैज आल्सो इंक्रीज्ड, और यहां पर अगर हम वेस्ट बंगाल का देखें तो 15.75 मिलियन टन्स एंड यूपी के अंदर 12.5 मिलियन टन्स इन द ईयर 2015-16। सो दिस इज हाउ यू कैन सी कि जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की एक नई स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया, नई एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट किया, ऑब्वियसली हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुआ, और ultimate result we were able to achieve the goal of self-sufficiency. Now our country is in the position to export the food grains to other countries. So students, I hope कि यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। If you like the video, then please subscribe my channel and in the comment box write your comments. Rest of the part of the chapter I'll be discussing in the next video. Next video में हम जो आगे का जो पार्ट है चैप्टर का उसको हम डिस्कस करेंगे। Don't forget to press the bell icon so that you will be getting
the immediate notification for uploadation of the video of the next part. Thank you and have happy learning.